अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी हैव सरवकाश विद अस। सरवकाश हमारे साथ हैं और रिसेंटली एक चीज काफी इंपॉर्टेंट इशू है जो आपकी नजरों से शायद गुजरा हो और शायद कुछ लोगों ने देखा हो। बहुत सारी न्यूज हमें हार्ट अटैक की तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सुसाइड की भी बहुत सारी न्यूज मिल रही है। रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक शौहर ने अपनी बेगम का कत्ल किया और उसके बाद अपने बच्चों का, और आखिर में उसने अपनी जान भी ले ली। और उसकी वजह बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि वो गुर्बत की वजह से अपनी फैमिली को नहीं पा सकता था, खुद को नहीं पा सकता था। तो इस वजह से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। सर, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। मेरे जहन में ये सवाल था, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि ये गुर्बत के बारे में, पॉवर्टी के बारे में इस्लाम की क्या राय है, कि क्या डिफाइन करता है, क्या सुसाइड रेलिवेंट हो जाती है पॉवर्टी में, कि आपके पास वसाइल नहीं और मैं खुदकुशी कर लूं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर सर फॉर इनवाइटिंग मी। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पॉवर्टी से और ये गुर्बत से जो इंसान गुजरता है ना, उसको हम एक्चुअली महसूस नहीं कर सकते। हमारे पास अलग शौक खाने पीने को होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये टफ टाइम गुजरता है और स्पेशली जब वो अपने बच्चों को भूखा देखता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को। तो नो डाउट पॉवर्टी एक सीरियस इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन असल में ना, जब तक हम कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो शायद हम सही सोल्यूशन की तरफ भी जा नहीं सकेंगे। इन माई हम्बल ओपिनियन, द कोर कॉज फॉर पॉवर्टी टुडे इज कैपिटलिज्म इटसेल्फ। अच्छा, किस तरह? अगर आप इसको देखें कि कैपिटलिज्म ने एक व्यू पॉइंट दिया है, वो व्यू पॉइंट क्या है कि दुनिया की रिसोर्सेज ना लिमिटेड है और लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है। सो इवेंचुअली बाय डिफॉल्ट दे एडमिट के पॉवर्टी विल एग्जिस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। तो व्हाट्स गोना हैपन इज whoever कैन एक्चुअली compete एंड गेट मैक्सिमम रिसोर्सेज वो खुशहाल होगा। जो नहीं कर पाएगा उसका अपना कसूर है, वो एक फेलियर है, एंड दैट इज व्हाई पॉवर्टी विल बी देयर इन सोसाइटी। तो कैपिटलिज्म का बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, ये डेफिनेशन इटसेल्फ इज द लाइसेंस फॉर पॉवर्टी, जिसकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट ही नहीं होता कि पॉवर्टी खत्म करनी है। उनके यहाँ पॉवर्टी बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगी, गुर्बत बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगी, एंड दे आर फाइन विद इट। हालांकि आपको नजर आएगा मेनी टाइम्स यू विल सी डिफरेंट रूलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि पॉवर्टी तो एक बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, एक चीज मेरे ध्यान में आती है, यहाँ मैं एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करता चाहता हूँ कि आप भी चीजों को देखते हैं, न्यूज गुजरती है आपके सामने से और एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आप एनालाइज करते हैं चीजों को। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है वो कहता है 44% से ज्यादा पावर्टी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पावर्टी बढ़ती चली जा रही है। जो दो की रीजंस मेरे जहन में है, ऑब्वियसली वेस्टर्न नॉलेज के साथ, वो ये है कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ऑब्वियसली हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे पास क्लाइमेट का बहुत बड़ा इशू है। पता ही नहीं चलता कब मौसम बदल जाए, और जितनी भी फसलें हमने प्रिडिक्ट किया था कि 600 बिलियन का इस बार लेट सपोज प्रॉफिट होगा या इतना पैसा आएगा, अचानक से बारिशें हो जाती हैं और हमारे पास पानी स्टोर करने का भी कोई जरिया नहीं होता। तो ना पानी स्टोर होता है, ना आप अपनी फसलों से कमा सकते हैं। सेकेंडली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अकॉर्डिंग टू दी स्टैटिस्टिक्स और डेटा हम इन दो इंडस्ट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर तो वैसे ही तबाह हाल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, और अल्टीमेटली बचता है टेक्सटाइल सेक्टर, वो भी शायद इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब मुझे बता, पावर्टी को पाकिस्तान कैसे टैकल कर सकता है? कौन सी इस्लामिक वेपन्स हैं या टूल्स हैं या इक्विपमेंट्स हम कह सकते हैं कि सर ये इस्तेमाल करने चाहिए आज के दौर में, और ये टूल्स शायद हम भूल चुके हैं या शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव थे खलीफा के दौर में या पिछले इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर? प्लीज। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आई हैवंट गॉन थ्रू एग्जैक्टली द डिटेल्स ऑफ दिस, लेकिन जो वो पॉइंट पेश कर रहे होते हैं ना कि वेदर प्रिडिक्शन नहीं हो पाती या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट रीजंस की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, आई थिंक ये साइड इश्यूज हैं। जो फंडामेंटल इशू है ना, ये व्यू पॉइंट इटसेल्फ ऑफ कैपिटलिज्म कि एवरीथिंग कैन बी प्राइवेटाइज्ड। अब आप खुद सोचें ना, लेट्स से कराची के अंदर देयर इज जस्ट वन वाटर वेल, वाटर रिसोर्स की एक ही जगह, यहाँ सब लोग को पानी चाहिए, और वो मैं प्राइवेटाइज कर लूँ और क्या कहते हैं, लेट्स से आप ही को दे दूं एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट वेल। नाउ यू विल नो दैट वाटर रिसोर्स इज अ रिसोर्स जिसके लिए सबको पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पानी के बगैर रह सकता है। अब जब मैं इसको प्राइवेटाइज कर दूंगा, आप एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसको किस एंगल से देखेंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेनिफिट। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, आप कहोगे पानी के एक गिलास पहले शायद 10 रुपए का मिलता था, अब मैं इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, मेरी मोनोपोली है, और जिसको पीना है वो पी ले, नहीं पिएगा नॉट माई हेडेक। तो चुनाचे होगा क्या, हमें नजर आएगा ऐसे लोग होंगे जो जिनको पानी नहीं मिल रहा होगा, और हम ब्लेम कर रहे होंगे कि उन लोगों ने मेहनत नहीं की, उन्होंने फला नहीं किया। लेकिन एक्चुअली रूट कॉज क्या थी कि एक बेसिक नीड को, एक कम्युनिटी नीड को प्राइवेटाइज कर दिया। अब ये है जो फंडामेंटल इशू विद कैपिटलिज्म है। तो जस्ट वन एग्जांपल ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का सेम इशू, फ्यूल प्राइसेस, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेम इशू है कि ये कम्युनिटी नीड जब प्राइवेटाइज हो जाती हैं, इसकी वजह से होता यह है कि कुछ कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स फिल्दी रिच हो जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंदर जाती है। तो जैसे आप कह रहे हैं 44% गुर्बत है और बढ़ती चली जा रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये ट्रेंड नहीं है, देखा जा रहा है। और ऑक्सफैम की जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें
few years back, this is around I think 2020, the wealth equivalent to half of the world's population. यानी 26 people on one side and half the world population on the other side, same wealth. रिसोर्सेज के एंगल से देखें, ये पॉइंट ये होगा कि हमने हर चीज में बस एक प्राइवेट एंटिटी अपना बेनिफिट देखेगी, तो फिर लोगों की वेलफेयर इज नॉट एन इंपॉर्टेंस फॉर देम. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहां अलॉन्ग विद कैपिटलिज्म कोलोनियलिज्म भी आ जाता है. तो अगर आप आजकल के ज्यादातर कहत उठाएं, या जहां आपको पानी जैसी चीज नहीं मिल रही, खाने की खुराक की शॉर्टेज मिल रही है, वहां पे आपको नजर आएगा कोलोनियलिज्म है कि बिग पावर्स जाती हैं, वहां की रिसोर्सेज लूट के अपने मुल्क ले जाती हैं और वहां की आवाम के पास कुछ होता नहीं है. और पेश इस तरह किया जाता है कि वो लोग क्योंकि जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जब भी ये गुर्बत है, जबकि एक्चुअल इशू इज कोलोनियलिज्म अलॉन्ग विद कैपिटलिज्म. अच्छा, एक और सवाल है सर इससे रिलेटेड. अब जब आपने बात की पॉलिसीज की, और सबसे बड़ा इशू आपने पॉइंट आउट किया कि कैपिटलिज्म इज द बिगेस्ट इशू. ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव, वो जो लोग पे कर सकते हैं वो, तो वो गवर्नमेंट वाले नेशनल वेलफेयर वाले जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि गवर्नमेंट वर्क्स फॉर नेशनल वेलफेयर, वो तो खत्म हो जाता है कैपिटलिज्म के आते. अब मेरे ध्यान में ये सवाल है, हम IMF के डेट के अंडर है. IMF ऑब्वियसली अमेरिका का मेजर स्टेक है उसके अंदर, और अल्टीमेटली जो पॉलिसीज अमेरिका इंप्लीमेंट करवाना चाहता है वही IMF के थ्रू हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है. और IMF का सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है, अगर आप देखेंगे रिपोर्ट्स को, जो बार बार हमें बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं, तो कुछ कोविडेंस दिए जाते हैं कि ये कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे, रिव्यू होंगी, फिर नेक्स्ट बेल आउट पैकेज आपको मिलेगा. तो उसमें कंडीशन दी जा रही है कि वक्तन फक्तन हल्के करते करते हर दूसरे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो आप क्या समझते हैं, क्या ये स्पाइरल है जो बस खत्म ही नहीं होगा और ये घूमता चला जाएगा और पॉवर्टी और इंक्रीज होगी इन सब चीजों से? व्हाट्स योर स्टैंस? ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है. और आई थिंक अब ये एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत हद तक दुनिया में लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि IMF हो गया या इस तरह के दीगर इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली कॉलोनियल टूल्स हैं, यानी इस्तेमाल के टूल्स हैं, जिसके जरिए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, जिसको कहते हैं ना, हाथ मोड़ते हैं और अपना काम निकालते हैं. यानी IMF डजंट कम टू हेल्प अ नेशन. समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हमें तो यही एक जिसको कहते हैं ना चूरन दिया जाता है कि IMF का कर्जा मिल गया ये कामयाबी है, जबकि IMF कर्जा इसलिए नहीं देता कि आपके मुल्क को तरक्की दिलानी है, बल्कि IMF कर्जा इसलिए देता है कि उसके साथ जो डिक्टेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और अगर आप वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, नो लोन नो एड. अच्छा, अब जब आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपने दी कि हर इदारे को प्राइवेटाइज कर दो, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट के पास जो जिसको कहते हैं ना वेल्थ जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो एक एक करके जाने लगते हैं. अब अगर गवर्नमेंट के पास ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी जहां से वेल्थ जनरेट होगी, तो वो क्या करेगी? टू जनरेट वेल्थ इट विल इम्पोज टैक्सेस ऑन पीपल, which means the common man is going to suffer more. यानी अब गवर्नमेंट के पास लेट से जो स्टील मिल एक प्रॉफिटेबल इदारा था, उसको पहले करप्शन के थ्रू नॉन प्रॉफिटेबल बनाया, फिर प्राइवेटाइजेशन का एक वो क्या कहते हैं एक्सक्यूज प्रोवाइड कर दिया. अब अगर वही स्टील मिल से आपको पैसा मिल रहा होता, तो गवर्नमेंट के ऊपर इनकम का एक बर्डन नहीं होता, तो आवाम पे टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है. अब क्या होता है, IMF आके कहते हैं इसको भी प्राइवेटाइज करो, उसको भी प्राइवेटाइज करो, फला को भी प्राइवेटाइज करो. तो जब ये प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट के पास से चले जाते हैं, नेचुरल सी बात है, फिर गवर्नमेंट कैसे अर्न करेगी? तो टैक्स लगा रही होगी. तो अब देखते हैं हर बजट के अंदर नए टैक्स आ रहे होते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं. द सोल रीजन इज द फैक्ट दैट वी आर फॉलोइंग IMF डिक्टेशंस, एंड IMF इज इंप्लीमेंटिंग कैपिटलिस्ट पॉलिसीज एंड इज अ टूल फॉर कोलोनियलिज्म. तो वही बात दोबारा वही कि कैपिटलिज्म एंड कोलोनियलिज्म को रीजन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉवर्टी की. अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगा सर. अभी रिसेंटली मेरे नजरों से एक रिसर्च आर्टिकल गुजरा, और उस रिसर्च आर्टिकल में ये चीज प्रूवन थी कि IMF का जो नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान की टैक्स नेट को बढ़ाना है. जिसमें अगर हम एक गवर्नमेंट की बात करें, आई गेस इमरान खान गवर्नमेंट, जब 1 लाख रुपए की परचेज के ऊपर NIC भी हमसे लिया जाता था, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जो ट्रेडर्स हजरात थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि IMF कहता है आपकी जो बहुत सारी इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो भुगती नहीं है. जैसे लेट्स सपोज आपने ट्यूशन पढ़ाई किसी को, यू रिसीव द अमाउंट, आप तीसरे बंदे को नहीं पता चला, FBR को पता नहीं चला. तो IMF में टैक्स नेट को बढ़ाना चाहता है, और अल्टीमेटली क्या आपको क्या लगता है कि ये पॉवर्टी की तरफ ही लेके जा रहा है हमें ये टैक्स वाला जो निजाम है? और इस्लाम क्या कहता है? टैक्स का तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है ना, तो व्हाट्स योर वर्डिक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव? ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, जो IMF ना, नॉट जस्ट इवन IMF, इवन द मीडिया और द पॉलिटिशियंस, बिग एलिफेंट इन द रूम है ना, उसको डिस्कस नहीं करते. यानी जो हम पाकिस्तान के बजट में सबसे बड़ा एक्सपेंस है एट द मोमेंट, वो है डेट सर्विसिंग. यानी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑन डेट सर्विसिंग. अब आप सोचें कि सूदी कर्जे की अदायगी में ही आधा बजट जब निकल जाएगा, और ये सूदी कर्जे वो उन्हीं से लिए होते हैं ऑन रिबा, और जब आपको इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करनी होती है, इट बिकम्स सच अ बिग बर्डन, एंड इट्स जिसको कहते हैं ना ग्रो होता जा रहा है आपका डेट जो लोन्स हैं. अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, ये जो दिस इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर राइट नाउ, लेकिन इस पे ऊपर फोकस नहीं होता. फोकस बार बार वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं अवाम को, पब्लिक को, नॉन इश्यूज के अंदर. यानी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, फना नहीं है, एंड सो ऑन.
सवाल ये है कि इतने बड़े जो लोन्स लिए गए हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी किधर है? सेकंड, बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, सूद के कर्जे ले ही क्यों रहे हैं? यानी इस्लाम में तो इतनी सख्त वईद है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, लेकिन उसके कर्जे लिए जा रहे हैं। सो नो वन इज क्वेश्चनिंग दिस, देयर इज नो टॉक शो ऑन द फैक्ट कि हम सूदी कर्जे ले ही क्यों रहे हैं। तो सारी की सारी डिस्कशन आ जाती है एक गरीब बंदे के ऊपर जिसने बिजनेस के अंदर शायद पर्ची के ऊपर एक कच्ची पर्ची पे रसीद बनाई है, ना कि पक्की पर्ची पे, एज इफ दैट इज अ कोर इशू। इतने बड़े बड़े जो सरमाएदार या फ्यूडल्स हैं पाकिस्तान में वडेरे हैं, ये जो एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी बड़ी फसलों के ऊपर काबिज है एक तरह से, और वो टैक्स नहीं दे रहे होते, जो इस्लाम में उशर का टैक्स है जो लगता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही होती है। तो आपको नजर आता है देयर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टिंग अस विथ नॉन इश्यूज एंड हाइडिंग द रियल इश्यूज। अच्छा, रिगार्डिंग टैक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वो डिस्कशन है जो शायद फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ना जनरली होती ही नहीं डिस्कस। यानी टैक्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यदखुल जन्नत साहिबुल मक्स, कि टैक्स लेने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी सब वही दे। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, आईएमएफ के कहने पे हर बजट के अंदर नए टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, एज इफ देयर इज नो इशू, गवर्नमेंट के पास फ्री लाइसेंस है, जब चाहे जिस पे चाहे जितना चाहे टैक्स लगा दे। हालांकि इस्लाम में अलाउ नहीं है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ उठा लें, डिफिकल्ट टाइम्स देखें, गज़वा तबूक, देयर वाज अ बिग इकोनॉमिक क्रंच एट दैट टाइम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टैक्स नहीं लगा देते, क्योंकि नो वन हैज अ लाइसेंस। अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि जब चाहो जिस पे चाहो टैक्स लगा दो। अगर ज़कात 2.5% है, नो वन हैज द राइट टू मेक इट 3%। यानी ज़कात इंक्रीज नहीं कर सकते, तो बाकी टैक्सेस जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी ड्यूटीज और लेवीज हमारे ऊपर लगा दी गए, इसकी तो इजाजत ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स में कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो टॉप टू डाउन कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, और बाहर से डिक्टेशन की वजह से कॉलोनियल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है, जिसका नतीजा यही हो रहा है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और मीडिया पे पॉलिटिशियंस और एंड पर्टिकुलरली जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स टीवी पे आते हैं, वो बार बार बिग एलिफेंट इन द रूम से तवज्जो हटा के छोटे छोटे इश्यूज में हमें लगाते हैं, और आवाम उसके पीछे भागती रहती है टू अवेल नथिंग, यानी उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अच्छा सर, जो आपने मीडिया पे अभी डिस्कशन किया, तो इसके बारे में एक और चीज बताऊंगा। अब ये तो हमारा लोकल मीडिया है, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करूं, बीबीसी हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर रिसर्च हुई रिसेंटली, और इस रिसर्च आर्टिकल्स में ये साबित हुआ है कि मीडिया अल्टीमेटली बाय किया जाता है, ये खरीदा जाता है, इसका वर्डिक्ट खरीदा जाता है, और लोगों का उस तरह माइंडसेट बनाया जाता है कि लेट्स सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी वो चाहती है मेरे नारे लगे या मेरे लिए लोग अच्छा सोचे, तो कुछ टीवी चैनल, आप पाकिस्तान तो ऑब्वियसली एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीजें हो रही है कि टीवी चैनल्स को खरीदा जाता है, तो यहाँ तो ये शायद ये डबल और ट्रिपल होगा ये सारा काम। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है, एक आम बंदा, जाहिर सी बात है ये सब चीजें जो डिस्कशन हम कर रहे हैं आज, माशाल्लाह जो भी आपने बातें बताई या मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, जो बंदा इस वीडियो को देखेगा वो सवाल ये करेगा, इतनी मुश्किल डिस्कशन, इतनी मुश्किल बात है, मुझे ये सवाल जहन में आता है उस इंसान को सोचते हुए कि पहला सवाल, क्या इस्लाम में सुसाइड हलाल है या हराम? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि मैं गुर्बत में अगर आ जाऊं तो मेरे पास क्या हल है अपने बीवी बच्चों को लेके या अपने हालात को लेके? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, सुसाइड के बारे में तो बहुत क्लियर है कि अलाउड नहीं इस्लाम में ना, लेकिन जाहिर सी बात है जिस सिचुएशन जिससे एक बंदा गुजर रहा होता है उसको अंडरमाइन हमें नहीं करना चाहिए। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपके बच्चे भूख से बिलख रहे हो और आपके पास खिलाने को कुछ नहीं हो, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। रादर ये जो सिस्टम हमारे चल रहा है ना, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, जिसमें रिसोर्स क्रिएट की जा रही होती है, जिसमें पेपर करेंसी की वजह से महंगाई की एक मेजर कॉज एग्जिस्ट कर रही होती है, इन सब चीजों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, गुर्बत एक सीरियस चैलेंज रहेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, इस्लामिकली अगर एक इस्लामिक सिस्टम होता, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन देयर इज नो इस्लामिक सिस्टम ओवर हियर। अगर इसको कंपेयर करें हाउ डज एन इस्लामिक सिस्टम वर्क, क्योंकि हम हिस्ट्री में ये भी देख चुके हैं ऐसे दौर जब ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। आई मीन दैट्स लाइक अमेजिंग कि अब हम आज के दौर में इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन। व्हाई वाज दैट? वो सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि उस जमाने के जो खुलफा थे उनके बड़ा अच्छा तकवा था, दैट वाज नॉट द ओनली रीजन। द रीजन वाज कि वो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे थे दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द डिक्टेशंस ऑफ आईएमएफ। इन बेसिक नीड्स के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है इस्लाम में फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। बड़ा मशहूर कोट है ना हजरत उमर का कि अगर दरिया फुरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए उमर से पूछा जाएगा। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन पाकिस्तान में दिस इज लाइक नॉर्मलाइज्ड, हमारे लिए जैसे ये तो होना ही है, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इस्लाम ने एक मैकेनिज्म दिया है कि किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है एंड इवेंचुअली स्टेट के ऊपर आ जाती है। दूसरी चीज, इस्लाम ने जो, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है जो आज की सोसाइटी में हमें नजर आता है ना, कि ज्यादातर दफा हम लोग कम्पीट कर रहे होते हैं उन चीजों के लिए जो कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेटस हैज बिकम द क्राइटेरिया। तो अगर मैं शादी के लिए इतना बड़ा हॉल नहीं कर सकता तो मैं लोन ले लेता हूँ। वाई? क्योंकि इतना वो मटेरियलिज्म को इतना पुश किया गया थ्रू द मीडिया, थ्रू आवर सोसाइटी, थ्रू आवर इंटेलेक्चुअल्स, कि वी फील सो मच प्रेशराइज्ड कि हम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे।
जबकि इस्लाम में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रिच। इनफैक्ट अशरफ बशरा के कई सहाबा मिलियनियर्स हैं उस जमाने के। So there's nothing wrong in being rich. In fact, it's good that you're rich because you can use your influence in a better way. अलबत्ता being rich is not the criteria of success. यानी you can be rich, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करना। तो जब भी हमें नजर आता है कि जो सहाबी रिच भी होते थे, they used to spend in the path of Allah सुब्हानहू तआला। This is how Islam addresses this matter. इसी तरह टैक्स की जैसे हदीस कोट की थी, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिटी नीड्स की बार बार कर रहा हूँ, ये एक हदीस है कि अल मुस्लिमून शुरका फी सलास अल माल वल किला वन नार, कि तीन चीजें आग, पानी, चरागाह हैं। ये वो चीजें हैं जो पब्लिक यूटिलिटी है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। यानी कुछ हाथों में ये रिसोर्सेज जाके जो एक्सप्लॉइटेशन होती है वो एंड हो जाती है। तो इस्लाम ने एक डिटेल्ड मैकेनिज्म दिया है एंड एक डिटेल्ड इकोनॉमिक सिस्टम दिया है विच इज कंप्लीटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अगर हम वाकई पॉवर्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं और दोबारा वो दौर देखना चाहते हैं कि ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था, देन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हमने डीपली स्टडी करना है, आज की रियलिटी में अप्लाई करना है। क्योंकि ये कैपिटलिज्म जब तक चलता रहेगा और जब तक IMF जैसे कॉलोनियल इदारों की डिक्टेशन चलती रहेगी, ये हालात और खराब से खराब होते रहेंगे। चाहे आप किसी को भी वजीर आजम बना दो, किसी को भी सदर बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल इशू इज कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जिससे जान छुड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक लास्ट चीज सर, आपकी इन सब बातों से मुझे याद है, कराची जैसे शहर में ऐसी खबरें बहुत सारी सुनने में आ रही है, और हैरत इस बात की होती है कि हमारे पास जितने एनजीओ शायद कराची में काम करते हैं, मुझे नहीं लगता शायद, और जितनी कवरेज में देखता हूँ मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल, हर 5 मिनट बाद कोई बंदा पहुंच जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी का, तो वीडियो बनाई जाती है कि ये साहब आए, ये पैसे कम है, ये चीजें हैं। ऑब्वियसली नॉट नेमिंग एनीवन, और माशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कि गलत काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज है। लेकिन कहाँ है ये लोग, अगर जब कोई सुसाइड कर जाता है ना, एक इंसान मैंने नहीं देखा कि वहां वीडियो बनी हो, सिर्फ एक वाकया कोट हुआ जिसपे ये साहब थे, इन्होंने मार दिया, ये एफआईआर हुई, ऑटोप्सी हुई, ये हुआ, दैट्स इट। तो मुझे सवालिया निशान जो लगता है वो शायद एनजीओ के ऊपर, आप क्या समझते हैं कितना ऑथेंटिक है, होनी चाहिए, इस्लाम क्या कहता है इनके बारे में, कितना कर्व कर रही है इन सब चीजों को, दैट्स अ क्वेश्चन। सही है। एनजीओ का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लें तो एनजीओ पेवनकारी है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इनफैक्ट बहुत सारी जो एनजीओ बनती हैं उन वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी बनती हैं, बिकॉज इन चीजों पे स्क्रीनिंग उस तरह होती नहीं है। सो दे बिल्ड एन एनजीओ, दे शो करें कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी करप्शन साथ साथ चल रही होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़ा चंक एनजीओ का इन इश्यूज में इन्वॉल्व है एट वन एंड। दूसरी चीज देखें, इस्लाम ने ना जिम्मेदारी खलीफा पे डाली है। जैसे जैसे मैंने अभी कोट किया, हजरत उमर ने कहा था ना, अगर कुत्ता भी प्यासा मरे हजरत उमर से पूछा जाएगा, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द रूलर, नॉट ऑन प्राइवेट एंटिटीज एंड एनजीओज। एनजीओज बनने की वजह यह है कि हमारे यहाँ इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म दिया नहीं है, और स्टेट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है तो फिर लोग अपने हाथ में कोशिश करते हैं कि हम किसी हद तक कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन एनजीओज के अंदर ये कैपेबिलिटी होती नहीं है फॉर 2 रीजंस। फर्स्टली दे डोंट हैव द डेटा ऑफ कौन एग्जैक्टली गरीब है। यानी आज अगर मैं सैलानी या छीपा या जो भी नाम आप ले लें, जिनके दस्तरखान होते हैं, हम जाके बैठ जाएं, मुझे भी खाने को दे देंगे, सो देयर इज नो इवैल्यूएशन एम आई रियली डिजर्विंग और नॉट। दूसरा, जिनसे एक्चुअली ज़कात फॉर एग्जांपल वसूल करनी चाहिए थी, बिग शॉट्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे ज़कात वसूल करने के लिए जो पावर चाहिए, जो अथॉरिटी चाहिए, वो एनजीओज के पास है नहीं। तो आपको नजर आएगा, पाकिस्तान में अगर आप सेल्स टैक्स नहीं देते, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, हालांकि सेल्स टैक्स इस्लामिक नहीं है। लेकिन अगर आप ज़कात नहीं देते, देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान व्हिच विल से ज़कात नहीं देने वाला जेल में बंद होगा, सजा होगी। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों से जिहाद किया था जो ज़कात रोकते थे या जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था। सो यू सी देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस राइट नाउ। तो एनजीओ एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, बहुत सारे चंक तो इनका करप्शन में इन्वॉल्व है, मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, और जो दूसरा चंक है जो सिंसियरिटी से कुछ करना चाह रहे हैं, उनके पास वो अथॉरिटी और रिसोर्सेज ही नहीं है कि गुर्बत जैसे मेजर इशू को टैकल कर सकें। सो दे आर पुटिंग इन एन एफर्ट, बट आई थिंक दिस एफर्ट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स जस्ट गोइंग टू प्रोलॉन्ग द प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर व्यूज एंड इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सारे नॉलेज की चीजें मिली, बहुत सारे डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाल्लाह विल मीट अगेन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।